अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आज 19 अक्टूबर 2023 है। वक्त कितनी तेज़ी के साथ तब्दील होता है। तकरीबन 2017 की बात है। यही पाकिस्तान की अदालतें थीं और तुली हुई नज़र आती थीं कि उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को सज़ा देनी है। लेकिन आज साल 2023 अक्टूबर का महीना वाज़े तौर पर नज़र आता है कि अदालतें इस वक्त तुली हुई नज़र आती हैं कि इंसाफ देना है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को। लेकिन इस इंसाफ की जल्द फरहमी के अमल में अब ये शकूक मौजूद हैं कि शायद पलड़ा जो है वो नवाज शरीफ के हक़ में झुका हुआ है। क्या ऐसा ही है? बहुत सारे एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के राह में हाइल कानूनी रुकावटें एक के बाद एक करके दूर हो रही हैं। 21 अक्टूबर को उनकी वतन वापसी का ऐलान किया गया है और हमें अब ये मालूम पड़ा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुल मिलाकर 18 मिनट लगाए, 2 समातें, और उन 2 समातों में 18 मिनट में मियाँ साहब के वो पहाड़ जैसे कानूनी मसाइल जिसके बारे में ये कहा जाता था कि इनकी मौजूदगी में मुमकिन ही नहीं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आ सकें, और वतन वापस अगर आ भी जाएं तो उनको जेल ना जाना पड़े बल्कि वो जलसा गाह पहुँचें और आवाम के एक जम्मे गफ़ीर से खिताब करें। लेकिन अब ये सब कुछ हमें अपनी आंखों के सामने होता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए या नहीं? नवाज शरीफ की वापसी किस अंदाज में होगी, किस तरीके से होगी, और ये जो कानूनी मामलात हैं ये आगे कितना अरसा लेंगे सेटल डाउन होने में? क्योंकि अब वाज़े नज़र आ रहा है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए चौथी मरतबा मुल्क का वज़ीर आज़म बनने के लिए राह हमवार की जा रही है। क्या ये सब कुछ करना आइन और कानून के मुताबिक मुमकिन होगा? और क्या पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर एक मरतबा फिर ट्रस्ट करेंगे? ख़ास तौर पर जो गुज़श्ता 16 माह की हुकूमत थी उनके भाई मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जिसको लीड कर रहे थे PDM की इत्तेहादी जमातें, उसके बाद आखिर अवाम क्यों कर अपने वोट से उनको दोबारा मुंतखब करेंगे? इन तमाम मामलात पर आखिर में जो है वो हम सियासी मामलात पर बात करेंगे। लेकिन के आगाज़ में इसके कानूनी पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर कानून जहांगीर जदून साहब और माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेलकम टू द शो। जहांगीर जदून साहब, 17-18 मिनट लगे, 4 साल मियाँ साहब को ये 17-18 मिनट दस्तयाब नहीं हुए। क्या ऐसा कोई अलादीन का चिराग था कि ये 17-18 मिनट अक्टूबर के उस महीने में एन उस दिन से 2 दिन पहले जिस दिन मियाँ साहब ने वतन वापस आना है ये नसीब हो गए? ये देखिए, अब एक तो पहली बात यह है कि मियाँ साहब ने जो भी काम किया है कोर्ट में आके प्रॉपर प्रोसीजर के तहत एक चीज़ फाइल की है, फिर उसमें कोर्ट ने भी अपने सर से उतार के नैब पे डाला है। नैब वालों ने कहा जी, उन्होंने कहा अगर आप कॉन्सेंट नहीं देते तो फिर हम मेरिट पे आर्गूमेंट सुन के मेरिट पे फैसला करें। तो उन्होंने कहा जी हमें कोई इतराज़ ही नहीं है, वो आए, अगर अदालत में आना चाहते हैं तो हम उनको रोक तो नहीं सकते, अदालत में आना चाहे, अपनी अपील को फेस करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इन केसेस की आप हिस्ट्री में जाएं तो ये तो मतलब है हर एक बंदे को जो सेंस रखने वाला बंदा है कि केसेस जो हैं वो जो भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं, एक वही अदालत थी, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं खुद इनका ये केस लेके गया ये जो तोशा खाने वाला था, मैंने कहा जी ये एब्सकॉन्ड नहीं किया, वो उन्होंने इस तरह ये प्रोसेस सर्विस की रिपोर्ट गलत है। लेकिन कोर्ट ने कहा जी नहीं नहीं, हम आपकी पिटीशन नहीं मानते जब तक वो पेश नहीं होंगे। तो उस वक़्त से फिर आप देखें, फिर हालात ने पलटा खाया, तो नैब ने कहा जी हम उनको अरेस्ट नहीं करना चाहते। देखिए कोर्ट किसी जहांगीर जदून साहब, ये 2 मुख्तलिफ बातें हैं। एक बात ये कि जो सज़ाएँ सुनाई गई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को उनमें सुकम था, उस वक्त कमज़ोर जजमेंट दी गई थी, ये अलग बात है। लेकिन जजमेंट मौजूद है और वो सज़ा काट रहे थे। अब मेरी नाकिस अंडरस्टैंडिंग जो है वो, मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं ये समझता हूँ या मेरे इल्म में तो यही बात है कि अगर एक शख्स जो है उसको सज़ा सुना दी जाती है और वो सज़ा काट रहा है, जेल में है, तो उसके बाहर आने की 3 सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि वो पैरोल पे बाहर आएगा, एक सूरत यह है कि उसकी सज़ा मुअत्तल हो जाएगी, और तीसरी सूरत यह है कि वो या तो मुकदमे से बरी कर दिया जाता है बाइज्जत, या फिर वो अपनी सज़ा मुकम्मल करके बाहर आता है। ये जो ज़मानत वाला मामला है, इसको ये किस तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है कि वो तो सज़ा काट रहे थे अपनी, उस दौरान वो बाहर गए थे एक स्पेशल परमिशन के तहत, अगर वापस आएंगे तो डायरेक्टली दोबारा जेल में जाएं, अपनी सज़ा मुकम्मल करें, मुअत्तल करवाएं या किसी और तरीके से बाहर आएं? ये जो दरमियान का गैप है जलसा करने का, ये फराहम किया जाना, इस पे आप क्या कहेंगे? ये देखें ना, आप इस जो भी ये काम हो रहा है कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा है।
वो आप उस पर बहस हो सकती है कि आप देखें ना, एक एजेंसी है, मिसाल के तौर पर चले, वो कोर्ट को नहीं जाना चाहते, कोर्ट में नहीं जाते, और वो पाकिस्तान में लैंड करते हैं, और कोई एजेंसी उनको गिरफ्तार नहीं करती, वो कहते हैं इज अ फ्री मैन। तो आप किसको कहेंगे? जब देखें ना, एक गवर्नमेंट और ये राय साहब बैठे हुए हैं कि कोर्ट किसी एजेंसी को ये डायरेक्शन नहीं दे सकती कि आप इसको अरेस्ट करें, हालांकि देती है, लेकिन बाय लॉ ये एजेंसी का अपना काम है। अगर देखें ना, एक पुलिस अपना काम नहीं कर रही, किसी बंदे की बेल कैंसिल होती है ना, तो वो कोर्ट का काम है बेल दे या कैंसिल करे। ये मतलब एक बेशुमार जजमेंट है कि जिसमें कोर्ट किसी बंदे को ये नहीं कह सकती कि इसको अरेस्ट करो। ये एग्जेक्टिव एजेंसी का काम है अरेस्ट करना, ये कोर्ट का काम नहीं होता है। अगर एक एजेंसी, बाद में आपको ऐसी मिसालें दे सकता हूँ मर्डर के केसेस में, और इस पे अरेस्ट पे जस्टिस आसफ सईद खोसा और बाकी बेशुमार उसकी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, कि अरेस्ट का मतलब क्या है, कि आप बंदे को अरेस्ट करते हैं। अब इसमें केस में इसमें कोई शक नहीं कि उनको सजा हुई हुई है, लेकिन सजा उनके कॉल के मुताबिक, और ये बिल्कुल फैक्ट है कि वो लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर से गए थे, और फेडरल गवर्नमेंट ने उनको इजाजत दी बाहर जाने की, तो गए थे ईसीएल से। हाँ, अब एक बंदा जाता है साल के लिए, 6 महीने के लिए, वो गुजार आता है 2 साल, ठीक है। या एक बंदा एक किस्म का एक अगर हाजिर रहता है, उसको छुट्टी मिलती है 1 साल की, वो आगे 1 साल एक्स्ट्रा लगा आता है, ये अलग चीज है। अब वो अगर आ गए हैं, वो कोर्ट को आना चाहते हैं ना, वो कोर्ट को आना चाहते हैं। आप एजेंसी अगर उनको कोई कहती है ठीक है जी आप कोर्ट में आ जाए, हमें कोई इतराज नहीं है, तो ये तो एजेंसी का काम है। एजेंसी कहती है नहीं जी हमें इतराज है, हम इनको अरेस्ट करके जेल में लेके जाना चाहते हैं, तो फिर आगे आप बात नहीं, करते हैं यही कि चलें, हमें। मैं वापस आता हूं आपके पास। यही तो मेरा सवाल और यही तो एक आम पाकिस्तानी का, मैंने बहुत सारे लोगों की राय सुनी है, ऐतराज है कि वो कोर्ट क्यों जाना चाहते हैं। वो जेल से गए थे, उनको जेल वापस जाना चाहिए। और एक नहीं, वो तो आ गए हैं ना। अब एजेंसी कोई कहती है कि हम इनको जेल, पहले आए थे ना, जेल में गए थे ना, इन्हीं लोगों ने उन्हें कहा था जी आपको अरेस्ट मैं करते हैं, मैं उसी वापस आता हूं जदून साहब, मैं आपके जहाज में पास, आए थे। जदून साहब मैं आपके पास वापस आता हूं। राजा आमिर अब्बास साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये 17-18 मिनट आपने भी फॉलो किए होंगे। आई एम श्योर कि हर वो शख्स जो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर इस वक्त नज़र रखे हुआ है, उसने इन 17-18 मिनट को बगौर देखा है, उसके बारे में तबसरे सुने हैं। इस तमाम प्रोसेस के दौरान जिस सूरत के साथ, जिस तेज़ी के साथ, जिस स्पीडी तरीके से मियाँ साहब की बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल हुई, नंबर भी लग गया, बेंच भी बन गया, समाअत भी हो गई, और हैरान कुन तौर पर नैब प्रोसिक्यूटर जो है वो शायद किसी काम से वहां से गुजर रहे थे, वो भी अदालत में मौजूद थे, और वो इंस्ट्रक्शंस भी उनके पास मौजूद थी कि नैब के पास क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। इस हवाले से आप इस सारे प्रोसेस को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसको कोई गैर मामूली नहीं देखता। हमें सबको तवक्का यही थी कि ये इसी किस्म का होगा, क्योंकि मियाँ साहब अपनी स्टेटमेंट दे चुके हैं। वो गलती से गालिबन अगर उन्होंने कह दिया कि जी मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, वो तो सरेंडर करने नहीं आ रहे, वो तो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने आ रहे हैं, वो कोई कानून को फेस करने नहीं आ रहे। उन्होंने बड़े क्लियरली कहा, और उसी के सिलसिले में पहले तो वो अवाम से खिताब करेंगे, वो मीनारे पाकिस्तान पे जाएंगे, उसके बाद वो अदालत की तरफ देखेंगे और जाएंगे। और अगर नैब कहती है कि जी जैसे जदून साहब ने कहा कि हम उनको अरेस्ट नहीं करना चाहते, तो जब एक शख्स अदालत से उसके परपेचुअल वारंट्स हो जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि यूके में उनकी रिहाइशगाह के बाहर भी वो वारंट्स लेके गए थे, और वो स्टेट वर्सेस मियां नवाज शरीफ था, और हुकूमत को हुक्म होता है कि इनको आप अरेस्ट करें जहां भी हैं, और इनको लेके आइए जेल में, इनको वापस इनको डाला जाएगा। और उसके बाद अगर ये कोई अपना लीगल राइट समझते हैं, तो थ्रू जेल, आफ्टर अटेस्टेशन ऑफ वकालतनामा फ्रॉम जेल, वो अदालत में आ सकते हैं। और इसी सिलसिले में जो जमानत होती है बेल बिफोर या ट्रांजिटरी जोन सी है, ये ट्रांजिट बेल उसको दी जाती है कि कोई शख्स कहता है कि जी मुझे इल्म में आया है कि मेरे खिलाफ फलानी जगह अदालत में कोई केस चल रहा है, और मुझे उस अदालत तक पहुंचना है ताकि मैं अपने केस का दफा कर सकूं, मैं आईनी तौर पे अपना केस लड़ सकूं, और मुझे उम्मीद है कि मुझे उससे पहले अरेस्ट कर लिया जाएगा, और अपनी कानूनी राइट्स जो उनसे हैं वो मैं हासिल नहीं कर सकूंगा। तो तब उसको अदालत कहती है कि मुतलका अदालत तक जाने तक इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन मियाँ साहब का केस चल नहीं रहा, मियाँ साहब सजा याफ्ता हो गए। फिर मियाँ साहब की अपील आ गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो अपील जो सी है डिसमिस हो गई।
उसी अपील के दौरान अदालत ने उनकी एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया, परपेचुअल वारंट्स निकाले, और उसकी हदायत ये होती है, अभी जैसे जदून साहब ने कहा कि अदालत अरेस्ट तो नहीं करती, लेकिन वो हुकूमत को डायरेक्शंस होती हैं कि ये जहां भी हों, परपेचुअल वारंट्स का मकसद ये है कि इनको अरेस्ट करके लाया जाए। और आज तक मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी नज़ीर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जजमेंट्स दी हुई हैं कि जी अगर कोई शख्स मफरूर है तो जब तक वो सरेंडर नहीं करेगा उस वक्त तक वो इवन कोर्ट में आ नहीं सकता। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस कि जब आप अदालत से सजा हो जाता है तो वो वाला जो मफरूर है उसको अपील भी दाखिल करने की इजाजत नहीं है, जो कि उसका आईनी हक है, जब तक कि वो पुलिस के सामने अपनी अरेस्ट नहीं देता। तो जैसे मियां साहब गए थे, वो भी एक अपनी मिसाल आप थे। बल्कि आप शुरू कर लें कि जैसे मियां साहब को निकाला गया वजीर आजम से, तो वो भी आप देखें कि जी वो बेटे से तनख्वाह नहीं ली और एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ इस ग्राउंड पे फारिग कर दिया गया। फिर उनकी ये जो बेल हुई थी ये भी अपनी नवीयत की थी, और अब जो उनको दोबारा ये मौका दिया जा रहा है। लेकिन इससे अहम चीज ये होगी कि 2 या 3 रोज के बाद जब मियां साहब अदालत में आते हैं तो क्या उनको दोबारा परमानेंट बेल या उनकी जो सेंटेंस है वो सस्पेंड कर दी जाती है, जैसे कि आज नैब के वकील की सरजनिश भी हुई। जस्टिस साहब ने कहा कि जी कल को आप कहेंगे कि जी अपील ही आप इनकी कबूल कर लीजिए, तो फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स 2 दिन के बाद जो कार्रवाई शुरू होनी है वो इम्पोर्टेंट है। और मेरे नज़दीक मियां साहब को एक दफ़ा अरेस्ट किया जाएगा, ही वुड गो बिहाइंड द बार्स, वहां से फिर वो अपनी अपील को, जो कि दाखिल दफ्तर हो चुकी है, रीओपन करवाएंगे, और फिर उनका ये जो उनका कानूनी रास्ता है जिसमें वो अपना आगे बढ़ेंगे और अदालत को सेटिस्फाई करेंगे कि कौन सी वजूहात थी कि मैं दुबई तक गालिबन आ सकता था, मैं हज पे या स्विट्जरलैंड जा सकता था, लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता। सही। राज साहब मेरे साथ ही रहिए। जहांगीर जदून साहब, यानी कि ये बात हम कह सकते हैं कि जो कहा जाता है कानून के बारे में कि वो मकड़ी का एक ऐसा जाला है जिसमें कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ, मच्छर जो हैं वो फंस जाते हैं, लेकिन जो ज़ोर आवर हशरात होते हैं उसको फाड़ कर निकल जाते हैं। मियां साहब पाकिस्तान की अदालती तारीख, कानूनी तारीख और ओवरऑल सियासी तारीख के एक ऐसे अनोखे शख्स हैं कि उनके साथ बहुत कुछ अनोखा हुआ है। कोई शख्स नहीं जो 3 मरतबा वज़ीर आज़म बना हो, कोई शख्स नहीं जो 4थी मरतबा वज़ीर आज़म बनने की उम्मीद लेकर बैठा हो, कोई शख्स नहीं जो सज़ा सुनाए जाने के बाद दौराने सज़ा काटते हुए, कैद काटते हुए बाहर चला गया हो और फिर वापस भी आ रहा हो और गिरफ्तार भी ना हो रहा हो। तो मियां साहब इज सेटिंग अ वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड यूनिक एग्जाम्पल। नहीं, ये आप मियां साहब तो नहीं एग्जाम्पल सेट कर रहे, आपका सिस्टम जो है ये एग्जाम्पल सेट कर रहा है। और जो जिस तरीके से या जिस प्रेसिडेंट से चीज़ें हो रही हैं वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। अपना बंदा खुद तो एग्जाम्पल नहीं सेट कर सकता। अगर उन्होंने एग्जाम्पल सेट करनी होती तो वो पहले आए, वो जब सज़ा हुई थी वो बाहर ही थे और बाहर से वापस आए, फिर उन्होंने अपनी अरेस्ट दी, अपनी बेटी की भी, अपनी मिसेस को उस हालत में छोड़ के आए और फेस करने के लिए आए। फिर जब यहाँ पे बीमार हुए तो उस एक कोर्ट के आर्डर से गए। अगर कोर्ट कहती है नहीं जी इनको बाहर नहीं जाने देना हमने, हाई कोर्ट अगर इनको इलाज यहाँ ही करें, हो सकता है नहीं हो सकता तो बस वी आर हेल्पलेस, क्योंकि वो कन्विक्टेड हैं और हम इजाज़त नहीं दे सकते। उसमें देखें ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी सजा जो है राय साहब कह रहे हैं सस्पेंड कर सकती है। अगर कल जो है ये हाई कोर्ट आने से पहले उधर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देते हैं कि मेरी सजा है, तो वो 401 जो है CRPC का, उसमें उनकी एप्लीकेशन करके सजा सस्पेंड कर सकती है, तो उसके पास ये इख्तियार है। अब ये हम नहीं कह रहे केस का, देखें केस का तो जिस तरह उन्होंने कहा है केस का भी बड़ा अनोखा है, उसमें किस तरह हुआ किस तरह नहीं हुआ। तो अब जो काम पहले 5 साल नहीं हो रहे थे वो अभी होने शुरू हो गए। अब नजर ये आ रहा है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर हमारे सामने मौजूद है कि 24 अक्टूबर तक नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार ना करने का हुक्म है। तो अब अंडरस्टैंडिंग ये है कि मियां साहब लाहौर मीनार पाकिस्तान पर जलसा करेंगे और जलसा करने के बाद वो जाती उमरा चले जाएंगे। 24 अक्टूबर के बाद क्या होगा?
मियां साहब को गिरफ्तार करने कोई जाएगा, उनके घर को, रिहाइश गाह को सब जेल करार दे दिया जाएगा? एग्जैक्टली क्या प्रोसेस होगा? और मियां साहब जिस मुकदमे में सज़ा काट रहे हैं उसका जो कानूनी प्रोसेस है उससे गुजरने के लिए, उसके खिलाफ अपील या किसी भी चाराजोई के लिए जेल में रहते हुए सब कुछ करेंगे, या वो मामला भी नहीं होगा? नहीं, देखें, अगर वो 24 तारीख को आते हैं और अदालत कहती है जी आप ये कोर्ट में तो पहुंच आए हैं, तो अब तो इन्होंने सरेंडर कर दिया है, इनको भी अरेस्ट नहीं किया है, तो अभी जो इनकी सजा है वो बहाल हो गई है। मतलब इनके जो ही कोर्ट में पहुंचे हैं तो हम इनको कोई ऐसा फर्दर रिलीफ नहीं देते। आप एक एप्लीकेशन लेके आए, फिर उस पर आर्गूमेंट होंगे। लेकिन जो दूसरी पार्टी है, अगर वो ये कहती है जी कि हम, जिस तरह उन्होंने कल कोर्ट में कहा जी, फिर आप अपील का ही फैसला आज करवा लें, कह लें हम अपील को नहीं परसू कर सकते, हम इसके फैसले करते हैं। तो वो 24 तारीख को अगर नैब आगे कह देती है कि जी अगर आज इनकी सजा सस्पेंड कर दें, हमें कोई इतराज नहीं है, हमारे तो ये एक किस्म के वो है ही नहीं है, केस पे हम अब नहीं करना चाहते, तो आप क्या करेंगे? जब देखें ना, एक कंप्लेनेंट जो है, ये नैब का केस है, एज सच वो स्टेट का केस नहीं है कि उन्होंने कोई पर्सनल इंजरी किसी को की है या ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है। नैब एक स्पेशल लॉ है, उसके तहत अगर नैब एक मतलब कंप्लेंट भी है, रेफरेंस भी वो बनाता है, एक इंडिपेंडेंट सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट अदारा है, तो उसमें अगर वो नैब का आके कह देता है प्रोसिक्यूटर जी 426 की अगर सजा सस्पेंड होती है तो हमें कोई इतराज नहीं है, हमें अरेस्ट करने से या इनकी सजा से कोई गरज नहीं है, इनकी अपील को आप मेरिट पे सुन ले, सजा सस्पेंड करें, तो आप और मैं क्या कह सकते हैं वहाँ पे? फिर आप बताएं। सही। राजा आमिर अब्बास साहब, ये बताइएगा कि आपको अंदाज़ा है कौन कौन से केसेस हैं मियां साहब के खिलाफ? मियां साहब, जाहिर है कि सबको मालूम है कि वो अब पाकिस्तान में इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। इलेक्शन की तारीख का ऐलान अगरचे नहीं किया गया, लेकिन इलेक्शन लड़ने के लिए, उसके अहल होने के लिए मियां साहब की नाअहली भी ख़त्म होना चाहिए, मियां साहब के ऊपर केसेस भी ख़त्म होने चाहिए। कम से कम जो सज़ा है और नाअहली, ये दो चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। और वो सब कुछ होना चाहिए जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस किया जाता है उसके 6 दिन के अंदर अंदर, 7 दिन के अंदर अंदर अगर मियां साहब एक क्लीन पर्सन नहीं है तो वो अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवा सकते। ऐलान जो किया गया है, जो बातें की गई हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो ये कि गालिबन 1 दिसंबर को इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस कर दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि बाय 6 और 7 ऑफ दिसंबर मियां साहब के ये कानूनी मामलात निमट जाने चाहिए। आप पाकिस्तान की अदालतों में केसेस कैसे चलते हैं, जज का बीमार होना, वकील का ना मौजूद होना, जज की अहलिया का बीमार होना, ये हमने वाक़यात देखे हैं गुज़श्ता कुछ अरसे में। तो मियां साहब के पास ये जो कुशन है, ये जो वक्त है, ये लगभग 1 महीना 17-18 दिन बनता है या 19 दिन बनता है। मियां साहब इस तमाम वक्त के दौरान इंसाफ ले पाएंगे, ख़त्म कर पाएंगे तमाम मुकदमा? देखिए, गालिबन यही वजह थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन की जो डेट है वो अनाउंस नहीं कर रहा था, क्योंकि वो वेट कर रहा था कि एज पर द कन्वीनियंस और उनकी क्लियरेंस ऑफ मियां नवाज शरीफ फिर गालिबन कोई इलेक्शन की डेट दे दी जाए। तो अगर तो अपील का जो प्रोसेस है वो अगर उनकी तरफ से दरख्वास्त आती है तो इसमें तो अदालत ने अगर उसको अर्ली हियरिंग के लिए फिक्स कर लिया तो फिर तो ज़रूरी नहीं कि ये केस कोई बहुत ज़्यादा पेशियां लें, ऑलरेडी चल चुका है। तो और अगर तो इसने फौरी तौर पे हल होना होता तो आपको इनके लॉयर्स ने पीछे कई पेशियां की लेकिन उसको कंक्लूड नहीं किया। लेकिन अब अगर अपील लगती है, मियां साहब कंक्लूड उनके वकील कर लेते हैं और उसमें भले से अगर नैब कहती भी है कि जी ये अपील भले से आप अलाउ कर दें, इनको बरी कर दें, लेकिन अदालत ने ये देखना है। अब तो फिलहाल नैब की अमेंडमेंट्स भी उड़ी हुई हैं, ख़त्म हो गई हैं, तो अदालत ने कम से कम ये ज़रूर देखना है जो चार्ज था उन पे, वो ये था जो बर्डन ऑफ प्रूफ था एज ए पब्लिक ऑफिस होल्डर, क्या मियां साहब ने वो तमाम रसीदें दे दी हैं, क्या वो मनी ट्रेल दे दिया है, क्या उन्होंने बता दिया है कि ये मेरी और मेरे बच्चों की सोर्स ऑफ इनकम थी। तो ये कोर्ट की ड्यूटी होगी कि नैब की तरफ से कोई भी कंसेशनल स्टेटमेंट आ जाए, फिर भी अदालत ने जो फैसला करना है वो उसने उस एविडेंस को सामने रख के करना है जो ट्रायल कोर्ट में रिकॉर्ड हुआ, और उसी की बुनियाद पे ये फैसला होगा, विच इज आई बिलीव के
एक बड़ा मुश्किल मरहला होगा, इतना आसान मरहला नहीं होगा। ये जो आपने बात की कि इलेक्शन कमीशन ने गालिबन इसी वजह से तारीख का ऐलान नहीं किया, इसका मतलब ये है कि आप ये समझते हैं कि ये मैच फिक्स है। लेकिन ये मैच क्या इसी पॉइंट तक फिक्स है कि मियां साहब को क्लीन चिट मिल जाए और वो इलेक्शन का हिस्सा बने, वो इंतखाबी मुहिम को लीड करें और उनके ऊपर कोई कदगन ना हो अगर अवाम मुंतखब कर लें, या ये मैच फिक्सिंग इससे बढ़कर है कि ऐसे हालात क्रिएट कर दिए जाएं कि जीत हतमी तौर पर हो ही मियां साहब की? देखिए, बढ़कर अगर हैं हालात तो वो तो फिर गालिबन मियां साहब के भी इल्म में नहीं होंगे, वो इतने बढ़कर होंगे। और अब देखना ये है कि जी मीनार पाकिस्तान पे जो उनका रिसेप्शन है, ऑल्दो के जी उम्मीद की जा रही है कि वो बड़ा वॉलंटेरियल किस्म का रिसेप्शन होगा, लोग जोक दर जोक आएंगे, तो ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में ये तमाम चीज़ें जायज़ हैं। और जैसे मैंने कहा कि हमारे मुल्क में अभी इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जी ये सिस्टम का कसूर है, मियां साहब का कोई ऐसा कसूर जो ये कह रहे हैं ना कि नहीं है, हमारा सिस्टम ये सब चीजें अलाउ कर रहा है। हमारे सिस्टम ने अलाउ किया कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को आपने एक बेटे से ना लेने की तनख्वाह में फारिग कर दिया। हमारे सिस्टम ने अलाउ किया कि जी फिर उनकी अपील में उनको बेल दे देगी एक कॉन्विक्ट को। फिर हमारे सिस्टम में जिसमें प्रीवियस गवर्नमेंट भी शामिल है, क्योंकि जो ईसीएल था उसमें से नाम हटाया हुकूमत ने, वो अदालतों ने नहीं हटाया, हुकूमत ने उन्हें बैरून मुल्क जाने दिया गया। फिर उसको परसू नहीं किया गया यूके में कि जो कि उस जजमेंट में था कि आप चेक करेंगे कि इनकी ट्रीटमेंट्स हो रही हैं नहीं हो रही। फिर हमारा ही सिस्टम अब अगर ये इजाजत दे रहा है और ये सब कुछ हो रहा है तो फिर ठीक है। अनफॉर्चुनेट बात है कि हम पहले 137वें या 38वें नंबर पे हैं, तो अब भी कोई हम तरक्की नहीं करेंगे, शायद और ही नीचे जाएंगे। बट इसमें सिर्फ एक अदारा या अदालत इन्वॉल्व नहीं है, इसमें पूरा सिस्टम है। तो दिस इज अनफॉर्चुनेट। सही। जहांगीर जदून साहब, आपका क्या ख्याल है 7 दिसंबर के हवाले से? और क्योंकि अगर उस वक्त तक ये सारे मामलात क्लियर नहीं होते और इलेक्शन शेड्यूल की अनाउंसमेंट में मज़ीद ताख़ीर कर दी जाती है, उसका मतलब यह है कि जो जनवरी का आखिरी हफ्ता जिसके बारे में कहा जा रहा था, धुंध भी होती है तो इलेक्शन उसी धुंध में गुम हो जाएंगे। नहीं देखिए, मेरा तो बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है, इलेक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक टाइम पे होने चाहिए। अब ये और जिम्मेदारी किसकी है? ये ना निगरान हुकूमत की है, ना आपकी है, ना मेरी है, ना राय साहब की है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 218 और 219, इट इज द फंडामेंटल एंड द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू होल्ड एंड कंडक्ट फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन एज पर लॉ। अब अगर देखें ना, किसी चीज एक अदारा है वो अपना काम नहीं कर रहा, एज ए सिटीजन हमारे पास क्या राइट बनता है? अब उनको देखें, अगर वो उन्होंने कहा जी हम डिलिमिटेशन कर रहे हैं, 2 महीने लेट हो जाएंगे, पिटीशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट जो है, अब इससे बड़ा अदारा तो कोई नहीं है सुप्रीम कोर्ट से। वो पिटीशन अगर कल परसों अगले हफ्ते मंडे ट्यूसडे को उठाते हैं सुप्रीम कोर्ट, वो इलेक्शन कमीशन को बुलाते हैं और कहते हैं जी बताएं जी आपका तो ये मैं आपको बताऊं, मैं आई वाज प्रेजेंट इन द कोर्ट। काजी फैसल साहब ने एक और केस में इनको बुलाया, इलेक्शन कमीशन के सारे मेंबरान को और चीफ इलेक्शन कमीशन को। उनका आपका काम, इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कराने के अलावा और क्या है आप बताएं हमें? और तो आपका काम ही कोई नहीं है। आपका सिर्फ मैंडेट ये है कि आप एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट उनको बुला के कहती है कि जी आपका काम जो है इलेक्शन कराना है, आप अपने मैंडेट के मुताबिक क्यों नहीं करा रहे, और वो मेरे ख्याल में वहाँ पे कोई ऐसा नहीं बहाना तलाश कर सकते जी कि अभी ठंड है, सर्दी है, या आपको वाकई लगता है कि वो कोई बहाना नहीं तलाश कर सकते? हमने गुज़श्ता 8-9 माह में जो कुछ देखा है, 10 माह में जनवरी ऑनवर्ड जब 2 असम्बलियाँ तहलील हुई तो क्या क्या कुछ बताया गया कि इस वजह के 21 अरब रुपए नहीं है, एक दिन में इलेक्शन तो होने चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। वो एक टेक्निकल चीज थी, वो तो पैसों वाला वाकई इशू था। वो गवर्नमेंट नहीं चाह रही थी कि हम उनको पैसे, साफ सी बात है ना। तो वो अब पैसे जो है वो इस दफा तो पैसों का इशू नहीं है, बजटरी फंक्शन है। और उसको सुप्रीम कोर्ट स्प्लिट थी। आधे जज कह रहे थे जी कि
वहाँ से जो पटिशन आती तो उसको हम CPLA के जरिए एंटरटेन करते, फिर हम फैसला लेते, देखते किस तरह इलेक्शन ना कराते। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहले ही स्प्लिट थी। अब मेरे ख्याल में वो हालात नहीं है, वहाँ पे हालात थोड़े चेंज है। तो अगर अभी चीफ जस्टिस साहब ने इनको बुला के कह दिया कि जी आप इलेक्शन किस तरीके को करा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अब वो इम्प्लीमेंट करा लेंगे, फिर कोई उलिया बहाना मेरा ख्याल में नहीं चलेगा। तो सही। वो पहले वाले हालात अभी नजर नहीं आ रहे, लेकिन अब ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। अगर वो देखे ना अपनी जिम्मेदारी किसी वजूहत से नहीं पूरे करे, तो वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ही बताना है। और पोलिटिकल पार्टी जो है वो भी अपना जो है वो पहले नहीं चाह रही थी, अभी पीपल्स पार्टी कह रही है जी अभी ये करो वो करो, इनके अपने अंदर भी कंसेंसस नहीं है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर Thank जुदून you. साहब, राजा आमिर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन करने का। और ये जो मुकदमा है, ये सबको मालूम है कि 90 दिन की डेडलाइन, जो कि आइन के मुताबिक, आइन का आर्टिकल 224 कहता है कि 90 दिन में इंतखाबात होना है अगर असम्बली तहलील हो जाती है वक्त से पहले, और 60 दिन में होना है अगर असम्बली एक्सपायर होती है। ये नहीं हुआ, आइन जो है उससे इनहराफ हो गया। ये अब मुकदमा है आइन का, मुकदमा है अवाम का, जिनको वोट देने का, अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का इख्तियार नहीं मिला। इस मुकदमे में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ गवाही आई है, एक बड़ी गवाही, और गवाही भी उसने दी है जो उनके साथ उनकी सफ़ों में बैठा रहा। इस हवाले से बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुज़श्ता रोज़ 18 अक्टूबर को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सानह कारसाज की बरसी के मौका पर एक जलसे से खिताब किया। उधर जो उन्होंने गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू में अब लगता यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से क्या कहा वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा और फिर उसके ऊपर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन ऑलरेडी कर चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब। ये दोनों लोग मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन मैं पहले आपको ये सुनवाना चाहता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो गुज़श्ता रोज़ गुफ्तगू की, उसमें पहले तो उन्होंने ये बात की कि मफाहमत जो है उसकी ज़रूरत है। माजी से निकले बगैर, सिलेक्शन की सियासत को तर्क किए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। बिलावल ने क्या कहा, सुनिए ज़रा। और हैरान कुन तौर पर जो पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं हो पाए साल 2023, जिनको इंतखाबात का साल करार दिया जा रहा था, पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात वो इल्तवा का शिकार हुए और उसके बाद कौमी असम्बली के इंतखाबात भी इल्तवा का शिकार हैं। इलेक्शन की डेट नहीं आई और मुख्तलिफ उसके लिए हीले बहाने हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन 90 दिन की तारीख जो है वो क्रॉस हो गई है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अहम तरीन इत्तेहादी थे आज से चंद माह पहले तक, टू बी वेरी प्रिसाइज 9 अगस्त 2023 तक, उन्होंने अब ये इल्ज़ाम लगाया इस तकरीर में कि ये सब कुछ जमहूरियत, आइन और इलेक्शंस, इन सब को मुअत्तल किया गया एक शख्स की वापसी को फैसिलिटेट करने के लिए। बिलावल ने क्या कहा, सुनिए। और एक और हैरानकुन बात की बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, उन्होंने ये भी कहा कि 16 माह के तजुर्बे से ये साबित हुआ कि लंदन से पाकिस्तान नहीं चल सकता। क्या कहा, सुनिए। राना एहसान अफजल साहब, ये बताइएगा कि आपने बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी गुफ्तगू सुनी। मियाँ साहब का अदालती मामला जो है वो तकरीबन हल हो गया, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वो जलसा गाह पहुँचेंगे, खिताब भी करेंगे, लेकिन अब रह रह कर आपके इत्तेहादी और इत्तेहादियों की गुफ्तगू भी ये कह रही है कि मियाँ साहब एक स्पेशल अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान में आइन, इलेक्शन, जमहूरियत, हर चीज़ को मुअत्तल किया गया है मियाँ साहब के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इत्तेहादी तो हम तब तक थे जब तक वो कोलिशन हुकूमत थी। उसके बाद तो हम अपने अपने मैनिफेस्टो के ऊपर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अभी तो कोई इत्तेहाद जो है वो कायम नहीं है। देखिए, ये बातें तब अच्छी लगती कि लंदन से मुल्क नहीं चल सकता जब वो हुकूमत थी और वो पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा थी, लेकिन अब अगर ये बात करें तो उसमें वजन नहीं है।
कि अब वो बात करें। बात करने का मौका तब था जब वो हुकूमत चल रही थी। अब तो मैं समझता हूं कि हर कोई अपने ही तरफ राग़िब करना चाहता है वोटरों को, और किसी का स्टांस ऐसे है कि वो कहे कि कोई डील होने जा रही है, हमें डील की क्यों जरूरत पड़ेगी। ये तो अब चीज अयां हो चुकी है, बच्चे बच्चे को पाकिस्तान के पता है कि किस तरीके से मियां साहब को टारगेट किया गया था। पनामा से इकामा निकाला, वजारत उज़्मा छीनी, सदारत छीनी पार्टी की, फिर उसके बाद आरटीएस बिठाया, एक नालायक और नाअहल हुकूमत को नाफिज किया, जो तजर्बा बिल्कुल नाकाम हो गया। तो ये जो बोगस केस बनाए गए थे, इनका इख्तिताम तो होना है, और मियां साहब वापस आ रहे हैं। हमें कोई किसी की सपोर्ट की तो जरूरत नहीं है, ना हमें किसी की मावनत की जरूरत है, हमें तो इंसाफ चाहिए। और इंसाफ का तकाजा ये है कि जो चीज मरहूम अरशद मलिक ने अपनी जिंदगी में तस्लीम कर ली, और जिसको मिसकॉन्डक्ट की वजह से निकाला गया, तो उसके फैसले भी रद्द कर देते तब, तो ये मामला ना पड़ता है। तो अब अगर रद्द, इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि रद्द होते हैं, तो वो इंसाफ की बुनियाद पे होंगे। तो बाकी ये कहना कि एक आदमी के लिए आइन को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, कब तोड़ा गया, कब मरोड़ा गया, जो डिलिमिटेशन थी या जो सेंसस था, उसमें तो सारे लोगों ने यूनानिमसली फैसला किया, तो हर फैसले में शामिल थे। लेकिन अब क्योंकि कैंपेन अपनी अपनी है, तो आप जो मर्जी कहें और जो मर्जी इल्जाम लगाएं। अब राना साहब, मैं वापस आता हूं आपसे। तो तैयारियों का भी पूछना है, आपके इलाके का भी पूछना है, क्या चल रहा है। चंद साहब, मुझे ये बताइएगा कि बार बार पीपल्स पार्टी की तरफ से ये क्यों कहा जा रहा है, या ऐसी कौन सी बात है जिससे आपको लगता है कि दोबारा सिलेक्शन होने जा रही है? देखिए जी, एक तो कल का जो 18 अक्टूबर का दिन था, जो हमने कारसाज के ऊपर एक शहीदों का, पाकिस्तान में जो कहते हैं ना कुर्बानियां किसने दी है, कुर्बानी ये होती है जो कारसाज ने, जान सारा ने, बेनजीर ने दी थी जी। और कल का दिन फिर हमने फलस्तीन के नाम किया, इसराइली मजालम के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में। 8 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कल हमारे जलसे थे, कॉर्नर मीटिंग थी, और उन पे वीडियो लिंक के जरिए फिर। तो मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल जमातों को इस वक्त प्रायोरिटी देनी चाहिए फलस्तीन के मामले में, और एक अपनी कौम को मोटिवेट। दूसरा, जो आपने बिलावल साहब की तकरीर के हवाले से डील की बात की है, देखें पाकिस्तान का कानून बड़ा वाज़ेह है। जब कोर्ट्स के अंदर बगैर पेश हुए जमानतें मिल जाएं, तो फिर आपको क्या लगता है डील नहीं होती तो और क्या होता है? बड़े साफ सी बात है। ये हम पहले दिन से कहते हैं कि एक नहीं दो पाकिस्तान है, दो निज़ाम है, अशराफिया का और है, आम आदमी का और है, पंजाब के डोमिसाइल का और पाकिस्तान है, छोटे सूबों के डोमिसाइल का और पाकिस्तान। ये क्यों कहा जा रहा है? हालांकि मेरा पंजाब से तल्लक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब ये कोई बात की जाती है तो हम उसमें उस मुजरम बन जाते हैं, अपने आप को मुजरम समझना शुरू कर देते हैं। वो इन्हीं वजूहात की बुनियाद पे होता है। अब मैं समझता हूँ कि हमारी जुडिशरी का भी इम्तिहान है, हमारे मुख्तदर हल्कों का भी इम्तिहान है कि पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, और मियाँ साहब को हम वेलकम करते हैं, उनको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। ये इस पे अब कोई डिबेट नहीं है कि डील के तहत आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये रोज रोशन की तरह यहाँ इसके ऊपर बहस की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि मियाँ साहब जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त नहीं आए, उस वक्त क्योंकि डील नहीं थी, और अब आए हैं तो लग रहा है कि उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, इसलिए आए हैं। तो बड़ी क्लैरिटी है इस मामले में, और ये मैं समझता हूँ उनका आना, इस मुल्क में आके सियासत करना उनका हक है, और इस हक से कोई किसी को महरूम नहीं कर सकता। अच्छा, हक किस किस का है? हक किस किस का है? किस किस को मिलना चाहिए? चंद साहब मेरे साथ। चंद साहब, मैं आता हूँ, सवालात बहुत सारे रखे हैं, मैं आपके पास वापस आता हूँ। राना साहब, ये बताइएगा, ये जो चंद साहब ने पॉइंट आउट किया है, हम भी जब ज़ाहिर है कि सारे सियासी इवेंट्स को देखते हैं, एक सवाल रह कर जो है वो जहन में आता है कि मुस्लिम लीग नवाज़ बहुत पॉपुलर हो जाती है। साल 2021 के आखिर में, 2022 के आगाज़ में चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ, उनके अपने करीबी लोग उनको डिफेंड करना छोड़ देते हैं। उस वक्त आप जो है वो एक सियासी मुहिम उसको बढ़ाने के बजाय आप एक ऐसे अदम एतमाद की तहरीक लाते हैं। उसके लिए ज़ाहिर है कि कानूनी गुंजाइश, लीगल कवर सब कुछ मौजूद है, लेकिन जो आपके साथ इत्तेहादी बैठे हैं वो हमें मालूम है कि उनकी आपके साथ सियासी तौर पर नहीं बनती। आपका ये इत्तेहाद, इसमें कहीं ना कहीं पीछे कोई ना कोई दाल में कुछ काला है। वो आप जिस तरीके से आते हैं, फिर अब भी अवाम का रास्ता इख्तियार करने के बजाय
कहीं ना कहीं ये तासुर के जिस तरीके से 17-18 मिनट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो तमाम कानूनी पहाड़ जैसे मसाइल हल हो गए जो 4 साल से हल नहीं हो रहे थे, तो तासुर तो बाकायदा ये मौजूद है कि एक स्पेशल अरेंजमेंट है जिसके तहत आ रहे हैं। देखिए, इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि अगर कोई बंदा कन्विक्टेड भी हो और अदालतों को मतलूब हो और वो इंसान जो है अदालतों को एफिडेविट दे कि मैं खुद अपने आप को अदालतों में सरेंडर करूंगा, आप मुझे 1 दिन 2 दिन दे दें, तो अदालतें वो मौका दे देती हैं। और इसमें शर्जील मेमन साहब को भी मिली और भी दीगर लोग हैं जिनके प्रेसिडेंट दिए गए। और ये तो देखिए अदालतों का फैसला है इसके ऊपर, और ये जवाज मौजूद है पुराने फैसलों के तहत कि ऐसा मुमकिन है कि वो खुद अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं कानून के सामने। नंबर 1 तो फिर कौन सी डील। नंबर 2 बात ये कि जब ये बोगस केस हैं, ये बच्चे बच्चे को पता है, तो हमने क्यों किसी से डील करनी। या तो हम गिल्टी हो कि ये केस जो थे वो जेन्युइन थे, पनामा से कामा नहीं बनाया गया, आरटीएस नहीं बिठाया गया, ये तो चीजें पता है कि साकिब निसार पीटीआई की टिकटें बांट रहा था, तो ये चीजें भी क्लियर होनी है। तो इसमें अब ये और पहले क्यों नहीं आए, यानी कि जब हमारी हुकूमत थी क्यों नहीं आए। सब जानते हैं कि बंदियाल साहब ने जो धज्जियां उड़ाई कानून की, आइन की, 63A जैसी तशरीह की जो कि गैर कानूनी गैर आईनी थी, और पंजाब हुकूमत उनकी झोली में डाल दी पीटीआई की। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट थी जिसने खुद तकसीम कर दिया सुप्रीम कोर्ट को, जो फर्द वाहिद से आगे देख नहीं सकती थी, उस वक्त हमने बेहतर समझा कि हम नहीं आएंगे। यही बंदियाल साहब थे, उन्होंने बंदियाल साहब ने जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी कासिम सूरी की, उसको भी जो है करार दिया, आपकी हुकूमत भी कायम। मुझे एक शॉर्ट ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद आते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नदीम अफजल चंद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद की वापसी को आप तो वेलकम कर रहे हैं, आपके चेयरमैन ने भी कहा देर आयद दुरुस्त आयद। मुझे ये बताएं, जो हल्के की सतह के ऊपर आप हल्के की सियासत करते हैं, आप अभी भी अपने हल्के में मौजूद हैं, पंजाब में मुख्तलिफ हल्कों में किस किस्म की जो तैयारियां चल रही हैं उनको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं आप लोगों के कुछ लीडर्स के बयानात देख रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि 20,000 बंदा पुलिस का आ जाएगा, वही जलसा पूरा कर देगा, सिक्योरिटी के लिए जो लोग तैनात होंगे, मीडिया के लोग आ जाएंगे। तो वाकई आपको लगता है कि रियासती सरपरस्ती में मियां साहब का जलसा मकबूल करने की कोशिश की जा रही? देखें जी, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल रियासती सरपरस्ती में जितने सरगोदा PH के मुलाजमीन हैं, जितने ठेकेदारों के मुलाजमीन हैं, जो बड़े बड़े कंट्रैक्टर हैं, जिस तरह कोई लेबर पे लगे हुए हैं, कोई लाहौर के नजदीक, कसूर में, दाएं बाएं, उन सबको कहा जा रहा है कि आपने अपनी गाड़ियों पे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, परसों मैं एक बंदे के पास बैठा हुआ था, तो एक महफिल में उस वक्त उस जिला के डिप्टी कमिश्नर का उसको फोन आया कि आप कल 2 दिन काम बंद रखेंगे और 21 तारीख को आप अपनी गाड़ियों पे, आपकी गाड़ियों पे बंदे आप पहुंचाएंगे। अच्छा। और फलां टूल पॉइंट पे आपने ये टोकन नंबर आपको मिलेगा, आपने हाजिरी लगवानी है वहां पे। तो ये चलता रहता है और ये चलता रहेगा, क्योंकि इंतजामिया उन्होंने अपनी लगवाई हुई है, इसलिए लगवाई थी इलेक्शन के लिए या प्री पोल रिगिंग जो होती है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए चीजें अच्छी नहीं। देखिए, पुरानी रवायात, पुरानी सियासत अगर आपने करनी है, वो पीपल्स पार्टी करे या मुस्लिम लीग नवाज करे या PTI करे, हम कहते हैं कि अब आगे चलें। अगर आपने पुरानी चीजों को छोड़ें, पाकिस्तान क्योंकि बहुत बड़ी हम भंवर में फंसे हुए हैं, पाकिस्तान के साथ बड़ा बड़ा खिलवाड़ हो चुका है, तो हम निकलना चाहते हैं उससे, और उसके निकलने का एक ही तरीका है, हम अपने अंदाजे सियासत को चेंज करें। और मियां साहब क्योंकि बड़े हैं, सबसे पहला हक तो उनका बनता है अपनी अंदाजे सियासत, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने समझा कि मुझे जमानत उनको मिल गई, लेकिन उनके नजरिए को उनका नजरिए की जमानत नहीं मिली।
वाह। तो जो नजरिया अच्छा, वो आप ये लेके कह रहे हैं कि कैद मियां बहुत साहब बड़ा ने जमानत लेने के लिए अपने नजरिए को कैद कर दिया। नजरिए को कैद किया। कैदी नजरिए पे शख्सी रिहाई जो होती है ना, ये तारीख में कभी अच्छी नहीं होती। जिसने भी की है तारीख में, मेरे ख्याल में वो उसने अल्टीमेटली घाटे का सौदा किया है। देखिए, बड़े बड़े फिर कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। फिर वही नैब जिसको आप गालियां देते हैं, उसी नैब के लिए फिर अमेंडमेंट्स करनी हमें पड़ती है। वही चीजें जिनको हम कहते हैं, हम जिनका हम एहतसाब करेंगे, उन्हीं को अपने आप को हम एक्सटेंशन भी देते हैं। तो ये इसीलिए होते हैं जब आप नजरिए पे कंप्रोमाइज करते हैं। तो मेरे ख्याल में आप इन बड़ों को कुछ सीखना चाहिए था, सीख के आगे बढ़ने की जरूरत थी। और मेरा ख्याल है वो मौका पहले इमरान खान ने जाया किया, सियासी लड़ाई लड़ के लोगों से डायलॉग ना करके। अब मियां साहब वो फिर दोबारा मौका जाया करने के उसी इंतकाम के साथ वापस आ रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में अच्छा शगुन नहीं होगा इस मुल्क के लिए। सही। राणा साहब, ये आपने सुन ली चंद साहब की बात। मैं नजरिया कैद करने की बात पे तो बाद में आता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि ये पीएचए के मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन अपनी गाड़ियां लेकर आए, मोटरसाइकिल तकसीम कर रहे हैं, कुछ जन्नत के टिकट, उनकी बातें चल रही हैं, कुर्ते, टोपियां, कपड़े, खाने, ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ चल रहा है। एक चीज़ मेरा ख्याल है रह गई है, वो ये कि मोटरवे को, जीटी रोड को और तमाम लाहौर के जो रास्ते हैं वहाँ पर अब टोल टैक्स ख़त्म कर दिया जाए 2 दिन के लिए। मेरे ख्याल से ये पहले से ही जलसे को कामयाब डिक्लेयर कर रहे हैं। और अब जाहिर सी बात है, क्योंकि इलेक्शन है, दूसरे को नीचे दिखाना है, तो ये सारी कहानी जो है ये सुना के ऐसा तासुर क्रिएट करना चाह रहे हैं कि लोग नहीं निकले, पता नहीं निकाले गए हैं। मैं आपको फैसलाबाद का बता दूं, इस वक्त ना यहाँ वैगन मौजूद है, ना कोस्टर मिल रही है, ना बस मिल रही है, ओवरबुक्ड है। मेरे पास इस वक्त 10 बसों की डिमांड है वर्कर्स की तरफ से कि हमें आपने लेके जाना है लाहौर, जिनके पास गाड़ियां नहीं है। वो कहते हैं हमें लेके चले लाहौर, और मैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज नहीं कर पा रहा क्योंकि ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ही नहीं है, बुक हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा पहले ही कामयाब है और एक रिकॉर्ड होना है। ये तो चले, आप वो जो 25,000 कह रहे हैं कि वो पटवारी और फलाने होंगे, उनको आप गिनती से निकाल लीजिएगा, फिर भी लाखों की तादाद होगी जो कि पाकिस्तानी अवाम अपने लीडर मियां नवाज शरीफ के लिए निकलेगी, और वो आपको नजर आएगी। ये छोड़ दें, ये कह ले पूरी जो गिनती ये कह रहे हैं कि कोई आएगा, आप उसको गिनती से निकाल लीजिएगा, माइनस कर सर, दीजिएगा। परवेज मुशर्रफ साहब ने रेफरेंडम करवाया था, ट्रांसपोर्ट तो उस दिन भी नहीं मिल रही थी। मुझे अच्छे से याद है, मैं भी फंस गया था सड़क पे। कोई जो गाड़ियां हैं वो पकड़ी जा रही थी, ले जाई जा रही थी। मुझे ये बताएं, चंद साहब ने जो ये बात की है कि आप लोगों ने अपने नजरिए को कैद करके जमानत ली है, नाउ दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। वोट को इज्जत दो कहा गया। जिन लोगों ने 2017 में मियां साहब को अनसेरेमोनियली निकाला, उन लोगों का एहतसाब कहाँ गया? कोई बात बन नहीं रही ना, कोई बात अब किसको किससे जोड़ेंगे तो वो बात बनेगी, बात बननी नहीं है कोई। हम आज भी वोट को इज्जत दो के साथ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें कोई मावनत नहीं चाहिए, हमें तो इंसाफ चाहिए। ये जो अगर ये बेसिस बना रहे हैं कि जी जमानत मिल गई, मैं आपको फिर रिपीट हो जाएगा कि एक बंदा खुद जब अपने आप को अदालत में सरेंडर कर रहा है तो अदालत टाइम दे देती है। इसके प्रेसिडेंट मौजूद हैं, ये कोई अनहोनी नहीं है, पहले भी हो चुकी हैं इस तरह की चीजें। तो ये बेसिस बनाना, और वो भी बोगस केसेस पे, बनता नहीं है। बाकी मैंने आपको ये वजह भी बता दी कि वो पहले क्यों नहीं आए। जस्टिस बंदियाल साहब जो थे वो बिल्कुल वन साइडेड जज थे, तो वो उस टाइम पे नहीं आए। आज जो सुप्रीम कोर्ट है आइन के मुताबिक चल रहा है। आज पहली दफा पाकिस्तान की तारीख सही। राणा साहब मेरे साथ रहे। चंद साहब, मुझे ये बताइएगा कि कल कुड्डी साहब भी मेरे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। उन्होंने ये कहा कि आम तासुर इस वक्त ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि मियां साहब को इंस्टॉल किया जा रहा है, और जो भी शख्स इंस्टॉल होगा वो 1.5 साल से ज़्यादा नहीं चल सकेगा। आप मुझे ये बता दें कि उनकी जो इंस्टॉलमेंट पीपल्स पार्टी समझती है हो रही है, कम से कम हमें आज से 2-3 माह के बाद ये नहीं पता चलेगा कि पीपल्स पार्टी उस इंस्टॉलमेंट में किसी पैबंद के तौर पर इस्तेमाल हो रही है और आप भी साथ बैठे हुए। देखें, जहां तक है इलेक्शन के बाद इत्तेहाद बनाना या कोalition गवर्नमेंट बनाना, अगर आप इसको पैबंदकारी के तौर पे रखें तो वो ये और चीज है। अगर पीपल्स पार्टी ने कभी लाडला बन के इलेक्शन लड़ा है तो वो पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें, पीपल्स पार्टी कभी लाडली नहीं रही। लाडले यही रहे हैं जो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद से
आज वोट को दफनाने तक का जो सफर है, इसका सफर तय कर लेना। आप देख लें, तारीख उठाकर देख लें, ये तारीख तो कोई चेंज नहीं कर सकता ना। इसको तो सारी चीजें सामने है। तो पीपल्स पार्टी को तो आप ये, हाँ, कोलिशन गवर्नमेंट आफ्टर इलेक्शन अगर फ्री एंड फेयर होंगे तो फिर बिल्कुल उसके बाद तो किसी से भी इत्तेहाद हो सकता है। लेकिन यहाँ तक तलक है सियासत नजरियाती सियासत, और अब ये कहना ठीक है इलेक्शन लड़े, फिर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद वाला लड़े ना, फिर ये मौजे तुंग और रबीब जालब की नज़में हाथ में ना पकड़े, अपने लीडर ना बने ना। फिर ये कहें कि ठीक है हम वही पुराने निजाम के तहत हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वही घसा पिटा, वही धांधली, वही सारा कुछ गवर्नमेंट रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके। बाकी जलसे पे हमें कोई इतराज नहीं है, जलसा इशू नहीं है, इशू है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो रहा। मुल्क को की जमहूरियत को, क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ जाना इस मुल्क को, ताकि उंगलियां कोई न उठा सके। अच्छा, मुझे क्विकली चंद सेकंड्स में ये भी बता दें, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बात की है वो सुने मैं आपको, हाँ वही मुफाहमत की जो बात की है वो भी जरा बता दें, क्या मतलब है उसका। यही बात है कि हम पुरानी चीजों को छोड़े, मफाहमत को छोड़े, आगे का सफर करें। अगर पीटीआई नून लीग पुराने भंवर में फंसी रही, उसी लड़ाई में तू मैं गाली गलोच में उसी चीज में फंसी रही, तो मुल्क आगे नहीं चलेगा। हमारी इन दोनों जमातों से यही गुजारिश है, और इनके लाइक माइंडेड जो है मौलाना साहब ने अभी जो बयान दिया है वो मुशाहिद बयान है, उन्होंने एक अच्छा मफाहमती बयान दिया है। तो पॉलिटिक्स में अब मफाहमती सियासत की जरूरत है। इलेक्शन बेशक लड़े, तकरीरें बेशक करें, अपना नजरिया रखें, लेकिन चीजों को आगे लेके चलें। अगर आप अपने लिए लोगों को माफ कर सकते हैं तो इस मुल्क के अवाम के लिए भी एक दूसरे को माफ करें और आगे चलें। सही। चंद साहब मुझे जवाब लेने दें, वक्त बहुत कम रह गया। राना साहब वोट को दफनाने का सफर शुरू कर चुके हैं, कम से कम हबीब जालिब की नज़में ना पढ़ें, मौजे तंग बनने की कोशिश ना करें, नेल्सन मंडेला या इमाम खुमैनी का तासुर ना दें, जो कुछ करके आ रहे हैं उसको फेस करें। जवाब दें। नहीं, असल में बात यह है कि दिल टूट चुका है। उम्मीद थी कि पंजाब में कहीं कोई जो है वो ठंडी छांव मिलेगी। उम्मीद ये थी कि जब पीटीआई बिखरेगी तो कोई हमारी झोली में भी आएंगे लोग। वो सब कुछ नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है, ये तकलीफ दे अमल है। अब नजर आ रहा है कि एक जमात अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी इलेक्शन की कैंपेन कर रही है, जबरदस्त जलसा होने जा रहा है। तो अब उसके अंदर जाहिर सी बात है अवाम को कुछ तो जो है वो मंजन बेचना है। और ये जो तासर बनाया जा रहा है कि पता नहीं हमारे लिए कोई रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, ये सिर्फ मेरे ख्याल से ये पीपल्स पार्टी बना रही है। वैसे ऐसा कोई तासर नहीं है। मैं तो फिर रिपीट करूंगा, हम आज भी वोट को इज्जत दो के साथ खड़े हैं। हमें तो इंसाफ चाहिए, मावनत नहीं चाहिए। हम समझते हैं अदारों को अपना रोल अदा करना चाहिए, न्यूट्रल, फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए। बाकी अब मुकाबला होगा इंशाल्लाह ताला, हम अपने दम से जीतेंगे। ये जो बोगस केसेस है, हम तो कहते हैं इनके भी खत्म हो, अगर इनके ऊपर हैं। किसी का भी नहीं रहना चाहिए, किसी के साथ ज्यादती हुई है वो दूर हो। सही। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, नदीम अफजल चंद। ये तो अब देखना है कि कौन अपने दम से जीतता है और कौन एक दम से जीतता है। ये है वो मंजरनामा जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन तशरीफ ला रहे हैं और नक्काद ये कह रहे हैं कि अपने नज़रिए को कैद करके उन्होंने जमानत हासिल की है और वोट को दफनाने का सफ़र 21 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।